आज की कहानी नागपुर की है। आज की कहानी एक आर्मी मैन की है। आज की कहानी नागपुर में रहने वाली एक लड़की की है जो एक आर्मी मैन से प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में लगभग 2 साल डूबे रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक आर्मी मैन किस तरह से अपने प्यार का कत्ल करता है, किस तरह से उस वारदात को अंजाम देने के लिए दृश्यम फिल्म को देखता और वहीं से आइडिया चुराता और फिर उसको अंजाम देता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है नागपुर में रहने वाली एक ज्योत्सना नाम की लड़की का है, जो वहीं पर नागपुर में एक ऑटोमोबाइल शोरूम में काम किया करती थी और उसी नागपुर में एक सहेली के साथ पीजी में रहा करती थी। सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 साल पहले एक नौजवान लड़के से उसका दोस्ती हो जाता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। तब ज्योत्सना को पता चलता है कि वह शख्स जो है आर्मी मैन है और उस समय अजय वानखेड़े उस लड़के का नाम था। वह नागालैंड में पोस्टिंग था और अक्सर वह दोनों फ़ोन पर बातें घंटों किया करते थे और जब कभी छुट्टी मिलता था अजय वानखेड़े को, वह नागपुर आता था और फिर नागपुर में ज्योत्सना और वह अजय दोनों मिला करते थे, समय बिताया करते थे। इस तरह से लगभग उन लोगों का दोस्ती और फिर दोस्ती से प्यार और फिर वो रिलेशन चल रहा था और अक्सर उन लोगों का जो है फ़ोन पर घंटों बातें हुआ करती थी। लेकिन 28 अगस्त को जो फ़ोन पर बातचीत करने का सिलसिला है वह बंद हो जाता है। 28 अगस्त को अजय वानखेड़े अपने माँ के फ़ोन से ज्योत्सना को फ़ोन करता है मिलने के लिए। वह नागपुर आया रहता है और फिर ज्योत्सना यह सोचती है कि आर्मी मैन है, उसको अब छुट्टी मिलता नहीं है और फिर छुट्टी लेकर के वह आया है मेरे से मिलने के लिए, तो वह ना भी नहीं कर पाती है। फिर दोनों मिलते हैं तय स्थान पर और उसके बाद फिर जो है समय बिताते हैं और उसके बाद जो है 28 अगस्त की रात जो है ज्योत्सना अपने पीजी में पहुंचती नहीं है और उसका जो है फ़ोन भी कोई रिसीव नहीं करता है। जब काफ़ी रात होने के बाद उसकी जो पीजी की सहेली थी जिसके साथ वह रहा करती थी पीजी में, उसको फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन कोई भी रिसीव नहीं करता है। वो सोचती है कि कहीं शायद चल गई होगी, लेकिन उसको शक हो रहा था क्योंकि इससे पहले कभी भी 2 सालों में ज्योत्सना ने कभी रात बाहर में नहीं बिताया है। खैर, सुबह होता है, फिर उसकी सहेली जो है ज्योत्सना को फ़ोन करती है, उसका फ़ोन कोई भी रिसीव नहीं करता है। थक हार करके ज्योत्सना की जो सहेली रहती है वह ज्योत्सना के फैमिली को इन्फॉर्म करती है और फैमिली को जब यह बात पता चलता है कि वह पिछले शाम से अपने रूम में नहीं आई है, ना ही उससे कांटेक्ट हो पाया है, वे लोग तुरंत फ़ोन से कोशिश भी करते हैं ज्योत्सना को फ़ोन लगाने के, उससे बातचीत करने के लिए, लेकिन ज्योत्सना का फ़ोन कोई भी रिसीव नहीं करता है। वे लोग नागपुर में ही, जहाँ पर ज्योत्सना रहा करती थी, उसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज्योत्सना के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और ज़्यादातर मामलों में जो पुलिस का रवैया होता है इस तरह के लापता और गुमशुदा केस में, जिसमें लापता हुआ शख्स, गुमशुदा हुआ शख्स अगर बालिग है तो पुलिस उस केस को सीरियस नहीं लेती है। उसी तरह से इस केस में भी जब ज्योत्सना के फैमिली वाले जब थाना में जाते हैं कंप्लेंट लिखाने के लिए लापता और गुमशुदगी का, तो पुलिस वाले ही बोलते हैं कि बालिग लड़की है, कहाँ जाएगी, आ जाएगी, और हो सकता है नाराज़ हो गई हो या फिर कहीं घूमने निकल गई हो, किसी बात को लेकर के टेंशन में हो, तो शायद इस कारण से फ़ोन नहीं उठा रही है। तो फिलहाल वे लोग कंप्लेन लेकर के जो है उस ज्योत्सना का फैमिली को वापस कर देते हैं और कुछ दिन इंतज़ार करने के लिए बोलते हैं। और ऐसे देखते ही देखते लगभग 15-20 दिन गुजर जाता है और ज्योत्सना का कोई भी खबर या कोई भी पता नहीं चल पाता। वापस जो है ज्योत्सना का फैमिली थाना में पहुंचते हैं और फिर थाने वालों को याद दिलाते कि सर, आपने कहा था कुछ समय इंतज़ार कर लेने के लिए, हमारी बेटी लगभग 15 दिन हो गई है और अभी तक आई नहीं है। पुलिस भी इस केस को सीरियस लेती है। अब पुलिस जो है ज्योत्सना के फ़ोन डिटेल्स, सारा CDR रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स और उसका लोकेशन सर्विलांस के थ्रू पता करने का कोशिश करती है। और जब ये सारा रिपोर्ट पुलिस निकलवाती है अर्जेंट बेसिस पर, तो पता चलता है कि ज्योत्सना का जो है मोबाइल लोकेशन वह डिफरेंट बता रहा है, डिफरेंट अलग अलग शहर उसका जो है लोकेशन दिख रहा है। तो पुलिस यह सोचती है कि ज्योत्सना, इसका मतलब मोबाइल लोकेशन अगर अलग अलग शहर बता रहा है, ज्योत्सना का फ़ोन नंबर है, उसका मोबाइल है, तो जाहिर सी बात है कि वह जिंदा है और वह अलग अलग शहर घूम रही है। लेकिन पुलिस को यही डाउट होता है कि वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, ना ही अपना फैमिली का, ना ही अपना सहेली का, ना ही कोई अननोन नंबर पर फ़ोन करने पर वह कॉल उठा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक तरफ से शक भी था और दूसरी तरफ से वह यह मानकर चल रही थी कि उसका जो मोबाइल अलग अलग लोकेशन दिखा रहा है, तो वह
जाहिर सी बात है कि वह ज़िंदा है और जहाँ कहीं भी है वो अपने मर्जी से घूम रही है। तभी पुलिस वाले जो है फैमिली से और उस पीजी में जो ज्योत्सना की सहेली थी उस सहेली से भी पूछताछ करती है कि किसी तरह का कोई दुश्मनी या फिर कोई और बात, किसी बात को लेकर के वह टेंशन या जॉब जहां वह करती थी वहां पर भी वह अन्य कर्मचारियों से, उसके बॉस से बातचीत करती है, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिलता है। तभी जो ज्योत्सना की सहेली थी जिसके साथ वह पीजी में रहा करती थी, वह सहेली बताती है कि ज्योत्सना का एक अजय वानखेड़े नाम के लड़के से दोस्ती था, वह उससे प्यार करती थी और वो लड़का जो है आर्मी में है और नागालैंड में पोस्टिंग है। अब पुलिस जो है उस एक सिंगल क्लू मिला था और पुलिस उस अजय वानखेड़े का पता लगाती है तो पता चलता है कि वह नागालैंड के आर्मी कैंप में जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता उस डिपार्टमेंट में वह फार्मासिस्ट में जॉब करता है। पुलिस जो है उससे पूछताछ करने का जो है लेटर नागालैंड के आर्मी हेडक्वार्टर को भेजती है और जब वहाँ पर लेटर भेजती है तो नागपुर पुलिस को यह पता चलता है कि वहाँ अजय वानखेड़े जो है काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में, वह उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो वह काफ़ी दिनों से एडमिट है। तो पुलिस को उससे पूछताछ करने का ऑर्डर नहीं मिलता है आर्मी की तरफ से, पुलिस को इंतज़ार करना पड़ता है और कुछ समय के बाद जब अजय वानखेड़े स्वस्थ होता है तब फिर से दोबारा पुलिस जो है उससे पूछताछ, उससे बातचीत करने के लिए, ज्योत्सना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे मिलने का कोशिश करती है। लेकिन तभी पुलिस को यह पता चलता है कि अजय वानखेड़े जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के साथ ही गायब हो गया है। पुलिस काफ़ी उसके बारे में सूचना प्राप्त करने का कोशिश करती है। आर्मी जहां उसका पोस्टिंग था उस कैंप में, उस हेडक्वार्टर से भी अजय वानखेड़े का जानकारी लेने का कोशिश करते, लेकिन वह कहाँ है यह किसी को भी पता नहीं था। उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से ही वह गायब हो गया था। और तभी 20 अक्टूबर का समय आ जाता है और अजय वानखेड़े नागपुर के उसी पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां पर ज्योत्सना का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज था और जो पुलिस स्टेशन वाले अजय वानखेड़े से लगभग पिछले 1 महीना से बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए ज्योत्सना के बारे में कोशिश कर रहे थे। अजय वानखेड़े पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता, अपना परिचय देता है। तो जो पुलिस की टीम रहती है वह ज्योत्सना के बारे में उससे पूछताछ करती है कि उसका क्या रिलेशन था और ज्योत्सना कहाँ गायब हुई है। और लेकिन अजय वानखेड़े जो है इन सारे चीज़ से अपने आप को दूर बताता, अपने आप को पाक बताता है। वो बता रहा था कि हाँ वह उससे दोस्ती था, उससे घंटों वह बात किया करता था, लेकिन 28 अगस्त को क्या हुआ था ज्योत्सना के बारे में या फिर वह कहाँ गई है उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस जो है अजय वानखेड़े का जो है मोबाइल नंबर ले करके उसका भी CDR रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स, लोकेशंस पता करती है अपने टेक्निकल टीम से। और जब अजय वानखेड़े का जो मोबाइल का लोकेशन सारा डिटेल्स पुलिस के हाथ आता है और जब अजय वानखेड़े का वह रिपोर्ट ज्योत्सना के मोबाइल लोकेशन से मिलाया जाता है तो 28 अगस्त की रात शाम से जो है अजय वानखेड़े और ज्योत्सना का मोबाइल लोकेशन एक ही बता रहा था और शहर से होते होते वह जो है नागपुर के जंगल की ओर जाते हुए वह लोकेशन दिखा रहा था। और पुलिस को जो है शक पुख्ता हो जाता है कि हो ना हो अजय वानखेड़े का ज्योत्सना के गुमशुदगी में, उसका गायब होने में कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। अब पुलिस जो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अजय वानखेड़े एक आर्मी मैन था, उससे पुलिस जो है ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती थी बिना सबूत का। लेकिन पुलिस जो अंधेरे में ही तीर चलाती है, वापस अजय वानखेड़े को पुलिस स्टेशन बुलाती है, एक तीर चलाती है। अजय वानखेड़े को यह बताती है कि हम लोगों ने तुम्हारा मोबाइल लोकेशन और ज्योत्सना का मोबाइल लोकेशन सारा रिपोर्ट निकाल लिया है और वह लोकेशन बता रहा है कि तुम लोग उस दिन नागपुर में मिले थे और उसके बाद रात के समय जो है दोनों मोबाइल लोकेशन नागपुर के आउटस्कर्ट इलाका, जो जंगल झाड़ी का इलाका होता है, उस ओर जाते हुए दिखाई दे रहा। तो हम लोग के पास सारा रिपोर्ट है। अब हम लोग यह जो है केस कोर्ट में सारा एविडेंस शामिल करेंगे और तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। अजय वानखेड़े जो है पुलिस वालों के उन सारे बातों में आ जाता है, टूट जाता है और फिर जो है पुलिस वालों को इशारा करता है और एक जगह जाने की। उसके बाद अजय वानखेड़े जो है पुलिस वालों को एक स्थान पर ले जाता है। पुलिस की वह टीम जो है अजय के बताए हुए जगह पर अजय के साथ निकलती है और तभी जो है वह नागपुर के आउटस्कर्ट इलाका में एक ले जाता है जहाँ पर एक छोटा सा जंगल था। और जब वह वहाँ पहुँचता है, पुलिस वाले गाड़ी से उतरते हैं, तभी वह एक गड्ढा दिखाता है और पुलिस वालों को बोलता है कि यहीं पर ज्योत्सना है। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है, तभी वो बताता है कि यहाँ पर उसने ज्योत्सना को गाड़ दिया है। अब पुलिस वाले जो है मज़दूर बुलाते हैं और उसके बाद फिर जो है उस
जहाँ पर उसके बताए हुए स्थान पर मट्टी को खोदते हैं तभी जो है नीचे ज्योत्सना का शव गाड़ा हुआ था। अब पुलिस जो है उस बॉडी को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर जो है फॉरेंसिक के पास भेज देती है। वापस जो है पुलिस जब लौट रही थी उस शव को कब्जे में लेने के बाद और अजय वानखेड़े को अपने साथ जो है गाड़ी में लेते हुए पुलिस स्टेशन जब पहुंच रही थी तभी पुलिस जो उससे गाड़ी में पूछताछ करती कि आखिर तुम्हारा जो है ज्योत्सना से 2 साल से रिलेशन था, तुम एक आर्मी मैन हो, तुमने उस ज्योत्सना का क्यों कत्ल। तभी अजय वानखेड़े यह बताता है कि वह ज्योत्सना से प्यार करता था और ज्योत्सना भी उससे प्यार करती थी, लेकिन वह ज्योत्सना से शादी नहीं करना चाहता था। और कुछ समय तो सब चीज़ ठीक था, लेकिन कुछ समय के बाद ज्योत्सना जो है शादी के लिए दबाव अजय के ऊपर लगातार बना रही थी और अजय जो है वह चाहता नहीं था ज्योत्सना से शादी करना। और जब ज्योत्सना को ऐसा समझ में आ गया कि अजय उससे शादी नहीं करेगा तब उसने अजय वानखेड़े को धमकाना शुरू कर दिया कि उसने कहा कि अगर तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे तो वह तुम्हारे सीनियर ऑफिसर को कंप्लेन करेगी इसके बारे में और भी थाना में भी शिकायत करेगी। इन सारी बातों को लेकर के अजय वानखेड़े जो बहुत डिस्टर्ब हो गया। तभी उसने दृश्यम फिल्म देखा और उसी दृश्यम फिल्म से जो आइडिया चुराया कत्ल करने के बाद जो है उस शव को गड्ढे में दफनाने का। और फिर जो है उसने प्लान बनाया और प्लान के तहत ही वह जो है नागालैंड से नागपुर आता और अपनी माँ के नंबर से फ़ोन करता और फिर दोनों मिलते हैं और फिर उसका जो है कत्ल करके एक जंगल में ले जा कर के गड्ढा खोद करके उसके शव को दफना देता है। तो आज की कहानी यही थी जिसमें एक आर्मी मैन जिसको सरहद पर दुश्मनों का कत्ल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इस प्यार के चक्कर में उसने अपने ही गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वह लाख छुपाता रहा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ जो है काफ़ी लंबे होते हैं। वह पुलिस वालों के सामने टूट जाता है, उन लोग पुलिस वालों के जाल में फंस जाता है और फिर जो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तो कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।